हाय गाइस, वेलकम टू केमो हब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स अगर बच्चे लोग देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ नीट पॉइंट ऑफ व्यू और जेई पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो ज़रूरी मिलेंगे, मोर देन वन भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का एप्लीकेशन पार्ट ऑफ चैप्टर है। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इंडस्ट्री में बार बार केमिकल काइनेटिक्स से एप्लीकेशन पार्ट्स पढ़ेंगे, तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू केमिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जैसा आप नाम समझ रहे केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल सो यू ऑल नो। काइनेटिक्स का अगर मैं मतलब बोलूँ तो काइनेटिक्स का आप मीनिंग निकाल सकते हैं, या तो रेट हो सकता है या फिर स्पीड हो सकता है। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उस केमिकल रिएक्शंस की स्पीड क्या है, रेट क्या है, मतलब वो कितने टाइम में कंप्लीट होती हैं, कितना समय लगता है उनको कंप्लीट होने के लिए, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर जाने से पहले हम पहले देखते हैं कि हम क्या क्या बातें, मतलब क्या क्या हम लोग यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली फर्स्ट हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग बच्चे लोग, रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शंस। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके गाइस, अब यहाँ पे फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट अगर आप मेजरली देखेंगे तो हम लोग मेजरली दो तरह के फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ये मेजर फैक्टर है। बाकी कैटलिस्ट का आता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स आता है, सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ इन जनरल अगर ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस और टेम्परेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में यहाँ बात कर ले तो फिर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हमारे पास और आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को आप कंसिडर कर सकते हो। आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसीलिए पढ़ते हैं बिकॉज उसमें कॉन्सेंट्रेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टेम्परेचर के लिए तो यहाँ पे एक नया ही आ जाता है, अरेनियस इक्वेशंस। अरेनियस इक्वेशन वो एक अलग ही टॉपिक्स है, वो पूरा का पूरा हमारा क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर है। थर्ड अगर हम लोग जाएंगे इसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ। मतलब रेट लॉ लिखते कैसे किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के लिए। एंड देन हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। एंड देन फाइनली हम लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स भी देखेंगे। उन रिएक्शन मैकेनिज्म पे रेट का क्या रोल है वो हम लोग देखने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए। तो मेजरली हम लोग ये डिस्कस करेंगे, बाकी और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजर टॉपिक्स हमारा यही रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर पढ़ेंगे, देन थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे। थर्ड ऑर्डर शॉर्ट में है, फर्स्ट और सेकंड का पूरा डिटेल में, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डिटेल में, सेकंड और थर्ड का हम लोग शॉर्ट में जो हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो आते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग वहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सेकंड और थर्ड से। फर्स्ट एंड देन जीरो, ये जो फर्स्ट ऑर्डर है और जो जीरो ऑर्डर है, ये पूरा डिटेल में उसका हम लोग एक्सप्रेशन के साथ स्टडी करने वाले हैं। एंड देन इन जनरल nth ऑर्डर की क्या फॉर्मूलाज होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिटेल में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड, थर्ड और nth ऑर्डर का हम लोग इन जनरल जो फॉर्मूलेज बनते हैं, जो हमारे कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल मतलब एक शॉर्ट ओवरव्यू है कि हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कोलिजन थियरी वगैरह है वो सब भी करेंगे। तो शॉर्ट स्मॉल टॉपिक्स हैं, तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ने लगेंगे तभी डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो है ये क्या है, मेजर ओवरव्यू है। ओके, तो गाइज ये हमारा है। अब यहाँ से हम लोग इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये हमारी चीज़ें। तो पहला हम लोग स्टार्ट ही किससे करते हैं गाइज, हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइज, रेट ऑफ रिएक्शंस। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन जाने से पहले हम लोग पहले देखते हैं रेट क्या होता है। एक्चुअली रेट क्या होता है, अगर हम लोग रेट के बारे में बात करें तो रेट चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन एनी क्वांटिटी इन जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। रेट का क्या डेफिनेशन हो सकता है कि चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
मतलब किसी भी क्वांटिटी में टाइम के हिसाब से जो भी चेंज होता है उसको अगर हम लोग मेज़र करते हैं तो हम लोग उसको रेट बोल सकते हैं। अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, उस क्वांटिटी के हिसाब से वो जो रेट है वो वर्ड डिफाइंड होता है, पर्टिकुलर टर्म डिफाइन होता है। तो अभी जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली केमिकल रिएक्शन जो भी होती हैं या तो वो एक्वस फेज में होती हैं, ओके, एक्वस फेज में होती हैं। और अगर एक्वस फेज में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्वस फेज में हम लोग उसको किस में मेज़र करते हैं, लीटर्स। एक्वस फेज में है तो उसका क्या हम लोग उसका यूनिट मतलब क्या टर्म हो सकता है वहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास टर्म आ सकता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या टर्म आ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर हमारे पास जो हमारा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है, अगर वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैशियस स्टेट में है, गैशियस स्टेट में, तो उस टाइम हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेशर्स। उस टाइम हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेशर। तो अब यहाँ से डेफिनेशन क्या बन के आता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, यहाँ पे डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए ये बन के आता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, व्हाट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो गाइज हमने इन जनरल बात किया कि रेट क्या होता है। रेट इन जनरली अगर हम लोग गाइज बोले तो इन जनरली होता है कि चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करें, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग हो रहा है तो अगर वो एक्वस फेज में है तो वहाँ पे एक्वस फेज में है तो हमारे पास टर्म क्या डिफाइन होता है एक्वस फेज के लिए, कॉन्सेंट्रेशन। और सम टाइम अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारा जो डेफिनेशन बन के आता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन जनरल गैसेस आपको बहुत कम मिलेगा, बट अगर मोस्टली रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है हमारी एक्वस फेज में ही की जाती है। एक्वस फेज मीन्स यू कैन से कुछ भी अलग सॉल्वेंट हो सकता है, नॉट ओनली एक्वस बट लिक्विड स्टेट में ऐसा कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस का डेफिनेशन क्या आया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का इन जनरल डेफिनेशन होगा गाइस, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये तो हमारा इन जनरल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन, बट उसको डिटेल्स में पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम लोग जो रेट पढ़ेंगे वो क्या हर टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे या फिर कुछ सिलेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, तो वो देखते हैं क्योंकि ये एक इन जनरल टर्म है। तो चलो हम लोग देखते हैं गाइस, ओके। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं ये हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स से रिलेटेड देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम रेट के बारे में बात करें, स्पीड के बारे में बात करें, तो उसके हिसाब से हमारे पास कितनी तरह की रिएक्शंस हो सकती है। तो पहला अगर उसमें आ जाता है हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम समय में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा और रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ तो क्या हो सकता है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, बहुत ही फास्ट होती हैं, बहुत ही फास्ट होती हैं। जैसे कि जैसे आपने एसिड में बेस डाला तुरंत उनके बीच में रिएक्शन हो जाता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। उसकी तरह मैं एक और ये न्यूट्रलाइजेशन का हो गया, जैसे कि मैंने HCl प्लस NaOH लिया, ये लिया, सीधा मुझे क्या मिलने वाला है, NaCl प्लस वाटर। ये क्या है, बहुत ही फास्ट, मतलब ये जब प्रोडक्ट इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बनता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब बन गया। इसलिए आप क्या कर सकते हो, ये रिएक्शंस की रेट नहीं डिटरमाइन कर सकते हो क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है, और जब ये ऑलरेडी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रही है तो हमें रेट डिटरमाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग बेसिकली ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं गाइस, हम लोग ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग इंडस्ट्री में जैसे कोई रिएक्शंस होती हैं, मतलब कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम्स ले रही हैं, बट एज अ इंडस्ट्री अगर मैंने खुद की इंडस्ट्री डाली है तो मैं चाहूँगा कि कम से कम समय में मेरा प्रोडक्ट क्या हो, बन जाए, कम से कम समय में मेरा प्रोडक्ट बन जाए। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स। तो इसीलिए अगर रिएक्शन ऑलरेडी बहुत फास्ट कंप्लीट हो रही है तो फिर मुझे इसकी रेट, उसकी स्पीड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, ओके। इसीलिए हमारे पास क्या है, जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और एक अगर अदर रिएक्शन बताऊँ तो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं NaCl सॉल्ट ले लेते हैं।
NaCl सॉल्ट ले लिया, फिर AgNO3 लिया। आप इसको लैब में करके देख सकते हो, आपको यहाँ पे AgCl की PPT मिलेगी। कौन से कलर की PPT होती है? ये वाइट कलर की PPT बनती है। प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, Ag और Cl हो गया, AgNCl इससे कंबाइन हुआ NaNO3 से होगा, तो ये मिला आपको NaNO3। तो यहाँ पे ये जो AgCl है वाइट कलर की प्रेसिपिटेट होता है, ये भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये हो गया। तो ये सब रिएक्शंस क्या है, बहुत ही फास्ट होती है। तो इन सब रिएक्शंस के लिए गाइज हमें इनकी स्पीड और रेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम क्योंकि हम इनको डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आता है इसको डिटरमाइन करने के लिए। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं उसके लिए हमें रेट या फिर स्पीड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो वो रिएक्शन जो बहुत ही स्लो होती है, वेरी स्लो, मतलब उनको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूँ तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आप डे टू डे लाइफ में मतलब आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन सबको पता है गाइस, रस्टिंग ऑफ आयरन ये इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है, मतलब ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाता है इसको, आयरन को रस्टिंग होने के लिए। तो ये जो हो गया ये बहुत ही मतलब स्लो हो गया। अगर ये स्लो हो गया तो फिर हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी कोई भी अगर आप आयरन वगैरह के जो भी मतलब जो भी होते हैं प्रोडक्ट्स, उस पर हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, पेंट वगैरह की कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रस्टिंग प्रोसेस होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, 4 साल 5 साल। सो इसलिए हमें ऐसे रिएक्शंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो बेसिकली हमें कौन से रिएक्शंस को नहीं पढ़नी है, जैसे कि वेरी फास्ट रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये इतनी जल्दी होती हैं, इतने कम समय में हो जाती हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। बट जो वेरी स्लो होती हैं उनको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतना लंबा समय लेती हैं कि आप उसको शॉर्ट ही नहीं कर सकते, 2 साल 3 साल 4 साल। तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो। नाउ थर्ड टाइप जो आती है, थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, मॉडरेट, इन दोनों के बीच की मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है, मतलब ये 2 घंटा 4 घंटे में कंप्लीट होने वाली रहती हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो मॉडरेट, हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में कौन से रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि मॉडरेट होंगी, ना कि बहुत फास्ट होंगी, ना कि बहुत स्लो होंगी। कैसे टाइप की होंगी वो, मॉडरेट होंगी। जो मॉडरेट रिएक्शन होंगी उसके, जैसे कि ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, आप उसमें क्या कंसिडर कर सकते हो, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो टाइप के रिएक्शंस को आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शन में। वो हमारे पास क्या है, मॉडरेट टाइम में कंप्लीट होती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे उनके बारे में बात करेंगे। कैसे, जो ऑल मॉलिक्यूलर होती है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का होता है, जैसे भी आपने न्यूट्रलाइजेशन और इन सब में देखा, तो ये सब क्या, ये बेसिकली आयंस के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। इसीलिए फटाक से आयन, यहाँ पे सिर्फ इतना रोल है कि आयंस को एक दूसरे से, मतलब ये H+ जाएगा, इससे कर लेगा, और Na इससे हो जाएगा, मतलब आयंस खाली प्लस पॉजिटिव निगेटिव का पास आने की देरी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं। बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसमें टाइम लगता है, मतलब बॉन्ड बनने में, बट बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस एक मॉडरेट टाइम लगता है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर्स में जो काइनेटिक रिएक्शन है, जो भी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, वो रिएक्शन मोस्टली कौन सी होंगी, मॉडरेट रिएक्शंस होंगी। तो गाइज यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया कि हमें कौन से टाइप के रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। बेसिकली हमारे पास, अगर काइनेटिक्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो हमारे पास 3 है, जो बहुत फास्ट होती है, या फिर जो बहुत स्लो होती है, या फिर जो मॉडरेट होती है। तो बहुत फास्ट और बहुत स्लो भी हम पढ़ के मतलब कुछ खास कर नहीं सकते, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटरमाइन रेट फॉर दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, नो यूज ऑफ ऑल्सो। सो हम लोग कौन से देखेंगे यहाँ पे, मॉडरेट, जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कौन से टाइप के रिएक्शन से डील करेंगे गाइस, हम लोग यहाँ पे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन के से डील करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको इनिशियली क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे प्रेशर्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं एज एक्वस कंसीडर करके मतलब कॉन्सेंट्रेशन की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो आप रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या बोल सकते हो गाइस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इन जनरल अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं अगर इसके यूनिट के बारे में बात करूँ तो क्या हो सकता है गाइज, यूनिट। तो कॉन्सेंट्रेशन को जनरली हम लोग कौन से यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली मोल पर लीटर में कंसिडर करते हैं। ओके, मोल पर लीटर्स।
और टाइम का हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का हो गया, और टाइम का क्या हो गया हमारे पास, सेकेंड। तो ये इसका यूनिट क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गया, ये इन जनरल यूनिट हो गया किसका, हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस का। रेट ऑफ रिएक्शन का इन जनरल यूनिट क्या हो गया हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके गाइस, अंडरस्टैंड। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन होती है। एक हमारे पास क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एंड सेकेंड होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम लोग वन बाय वन इन डिटेल में दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके गाइस, एवरेज में अगर आपको एक शॉर्ट व्यू में अगर मैं आपको इसका आइडिया दे दूं, तो एवरेज से आप समझ सकते हो कि आपके पास एक टाइम इंटरवल रहेगा, एक लार्ज टाइम इंटरवल रहेगा। उस लार्ज टाइम इंटरवल के बीच में जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस होगी उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे अगर हम टाइम पे हमें उस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्पीड या फिर रेट फाइंड आउट करना है तो उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो वन बाय वन गाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। ओके गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एवरेज, सीधे हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म से आएंगे। मैथमेटिकल फॉर्म से सपोज मैं एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर करता हूँ, इन जनरल एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर करता हूँ। क्या कंसिडर करता हूँ, इन जनरल। सपोज मेरे पास है 2A + 3B गिव्स C, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक इन जनरल क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे A और B क्या है हमारे पास गाइज, रिएक्टेंट है, और C क्या है हमारे यहाँ पे, C प्रोडक्ट है। मैं इसको 4 टाइम्स कंसिडर कर सकता हूँ। अब मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हुआ, मतलब उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हुआ, तो कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है गाइज, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे जो गाइज ये कोएफिशिएंट होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो भी है, ये कोएफिशिएंट कैसे आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, मीन्स इट विल बी व्हाट, 1/2। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक नया और चीज़ ऐड करूँगा, माइनस साइन। अब ये माइनस साइन क्यों आ रहा है गाइज, अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ माइनस साइन का। बिकॉज ये A क्या है, मेरा A है वो रिएक्टेंट है। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरा A का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज होगा। मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, माइनस साइन पुट कर रहे हैं गाइस। ओके, माइनस साइन का सिर्फ इतना ही रोल है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, सिर्फ इतना ही रोल है इस माइनस साइन का, और कुछ नहीं। लेकिन जो हमारा ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होने वाला है, वो पॉजिटिव ही होने वाला है, वो निगेटिव नहीं होने वाला। ओके, सो ये माइनस साइन का सिर्फ इतना ही रोल है कि ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हमारा जो A का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, A का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने वाला। ओके गाइस, ये मेरा इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, B के लिए भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एंड देन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब गाइज आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं पुट किया, क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये वाला मेरा पार्ट क्या है, ये मेरा पार्ट है प्रोडक्ट का है। C क्या है, C हमारा जो है वो प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, टाइम के साथ साथ बढ़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन नहीं पुट करें, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव पुट कर सकते हो, बट अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा दैट्स मीनिंग हम लोग एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो, और आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। मैं किसी के भी टर्म्स में लिख सकता हूँ। यू कैन सी कि सब जगह पे क्या है, मेरा इक्विवेलेंट साइन है, मतलब दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑल्सो, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑल्सो, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑल्सो, मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू ईच एंड एवरी टर्म्स। ओके फाइन गाइज, तो मतलब आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को लेके आप उसको डिफाइन कर सकते हो या फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इन जनरल हो गया। इसके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, हम लोग उसको और भी देख लेते हैं। जैसे कि अब ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे जैसे हमारा रिएक्शन बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उसी के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस।
क्या बात करते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस सिर्फ हम लोग किसके बारे में, किस रिस्पेक्ट में बोलेंगे, हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन में वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, वो कम होने लगेगा, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज होगा, और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब वो एक तरह से डिसअपियर हो रहा है। तो इसीलिए जब भी हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में बात करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो सकता है हमारे पास, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए with respect to time is equal to minus change in concentration of B with respect to time। यहाँ पे गाइस आप देखोगे कि मैं स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये रिएक्टेंट या फिर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो अगर मैंने बोला कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो ये सिर्फ मेरा इतना टर्म आएगा। अगर मैंने बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो ये सिर्फ इतना टर्म आएगा। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो हमारा 1/3 ये 1/2 है, ये नहीं आने वाला है गाइस। ये तो कब आएगा, ये जब हम रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे उस समय ये हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक है वो आने वाला है। जब हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में बात करेंगे तो वो नहीं आएगा। ठीक इसी की तरह और क्या हो सकता है हमारे पास गाइस, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या हो सकता है गाइस हमारे पास, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे सी है, तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते, तो हमने एक इन जनरल रिएक्शन कंसीडर किया और उस इन जनरल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। देन हम लोग ने देखा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे कैलकुलेट करते और रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे कैलकुलेट करते। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम्स लेंगे और उस प्रॉब्लम के बेसिस पे इसको पूरा मतलब सॉल्व करेंगे, देन ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके गाइस, तो चलो करते हैं। सो एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। सपोज आपके पास मैंने एक रिएक्शन देता हूँ, रिएक्शंस इन जनरल कंसीडर करते हैं। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है गाइस, अब मैंने ये रिएक्शन देखा, बहुत लोग बोलेंगे अरे यार ये रिएक्शन सर ये तो रिवर्सिबल साइन होता है इस पर, सर आपने खाली डायरेक्ट स्ट्रेट एरो यूज़ किया है, डायरेक्ट खाली प्रोडक्ट बना रहे हो रिवर्सिबल। तो हम लोग यहाँ पे काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक्स के बारे में बात करें, हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में, हम लोग इंटरेस्टेड हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस बहुत ही कम रहेंगे। आपको पूरी की पूरी रिएक्शन कैसे रहेंगी, इरिवर्सिबल रहेंगी, जो सीधा आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देने वाली। हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन बहुत ही कम देखने वाले पूरे के पूरे टॉपिक्स में। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट के तरफ है, इसीलिए हम लोग ने ये एरो यूज़ किया। ओके गाइस, तो अभी हमारे पास ये है अमोनिया का सिंथेसिस है। अब मैं आपको इसमें इस 3 चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है मेरे पास, 4 लीटर है। ओके, क्या है मेरे पास, 4 मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स है गाइस। ओके, ये मैंने दिया है। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है एक पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या कैलकुलेट करना है गाइस आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बी आपको कैलकुलेट करना है, अपना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। एंड देन थर्ड आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है गाइस, ये प्रॉब्लम से हमें सॉल्व करना है। ओके, अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके खुद ट्राई करो। अभी जो मैंने प्रीवियसली आपको जो चीज़ें सिखाई हैं उसी को यूज़ करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके गाइस, तो आप अगर ट्राई कर चुके हो तो अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है हम लोग को गाइस सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना है। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास मेन रिएक्शन दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस लिखते हैं। हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करूँ तो सारे टर्म को इन्वॉल्व करूँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आई कैन राइट इज 1/1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एन इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा +1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये मेरे पास क्या हो गया, इन जनरल टर्म हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस का। बट अब मैं इसमें से क्या यूज़ करूँगा जो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगी। आप देख सकते हो अगर मेरे पास तीनों में से किसी भी एक टर्म पता होता तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अभी डेटा देखो, हमारे पास डेटा में क्या दिया हुआ है, हमारे पास डेटा में ये दिया हुआ है, मतलब हमें N2 का जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, मतलब ये टर्मोलॉजी हमें दी हुई है। तो अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल लेंगे। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट -1/1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये माइनस हो गया। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन का दिया हुआ है। तो यू कैन कंसिडर करके आप इसको माइनस को भी वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो ये हमारे पास 1/1 ऐसे कंसिडर कर लो, 1/1 मीन्स नथिंग, यू कैन निगलेक्ट इट ऑल्सो। तो यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ आ गया। तो ये पूरे के पूरे टर्म का हमें वैल्यूज़ यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में हम लोग ROR लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पहला टर्म मिल गया डायरेक्टली, मतलब आपको कुछ करना नहीं था। अगर आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो तो आप इस एक्सप्रेशन से डायरेक्टली बता सकते हो कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है। जो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज़ दिए वही वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है, ठीक है गाइस। अभी हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये हमारा ए पार्ट हो गया। अभी सेकंड देखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो मैं ROD लिखता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ओके, ऑफ H2, ROD ऑफ H2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ये हमारा बेसिकली है माइनस, ये क्या है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। ये हमारे पास हो गया। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये H2 का ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है -डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। बट अभी हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और रेट ऑफ रिएक्शन और H2 के बीच में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है हमारे पास, ROR इज इक्वल टू क्या हो गया -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ROR हमें पता है कितना है, 4 है। ROR की वैल्यू हम लोग ने पुट किया 4। फिर ये क्या हो गया -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, ओके। सो टर्म हम लोग ने इसको शिफ्ट किया, तो हमें शिफ्ट करने के बाद क्या मिला, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, माइनस साइन को यहीं पे रहने देता हूँ, ये 4 × 3, ये 3 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये क्या हो गया 4 × 3 12। तो ये हो गया मेरे पास 12 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। इसको एक बार वापस से रीअरेंज करके लिखता हूँ मैं। ये हो गया हमारे पास माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, देयरफॉर माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 × 2 12। ये हमारे पास हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो गाइज ये हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 सेकेंड टर्म हमारा हो गया। अब हम लोग थर्ड वाले पे देखते हैं। थर्ड वाला हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास क्या है गाइस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH2। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अगर NH2 के बारे में बात करूँ तो ROA लिखता हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हमें अमोनिया का देखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, ओके गाइस। तो इसको हम लोग ROR से रिलेशन क्या है इसका, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, ओके गाइस। तो ROR हमें कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास मालूम है हमें कितना 4 है। तो ये 4 है, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। अभी इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास होगा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 × 2। ये कितना हो गया हमारे पास 8 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो गाइस क्लियर यहाँ पे। अभी हम लोग ने यहाँ पे तीनों टर्म फाइंड आउट किया। अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके थ्रू हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, तीनों चीज़ें फाइंड आउट किए। ओके गाइस क्लियर यहाँ तक। तो ये एक प्रॉब्लम डिस्कस किए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में। सो गाइज ये हम लोग ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया, प्रॉब्लम लेके हम लोग ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया
और उससे रिलेटेड हमें क्या क्या क्वेरीज आ सकती है, ये मैंने इन जनरल डिस्कशन किया। आपको इससे रिलेटेड अलग अलग, कभी कभी आपको H2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, फिर आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 दिया रहेगा, N2 पूछेगा, या फिर NH3 पूछेगा, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा। ऐसे अलग अलग से वो मतलब कुछ एक दो क्वांटिटी मिस करके तीसरी क्वांटिटी पूछेगा, इसी तरह से रहेगा। तो गाइज आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके गाइज, क्लियर यहाँ तक? अभी हम लोग ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, डिटेल में डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग एक स्मॉल सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है। क्या है वो सेकंड पार्ट हमारे पास? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। गाइज अभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अगर मैं आपको एज अ सिंपल वर्ड में गाइज बोलूँ तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यहाँ पे बेसिकली जो एक टाइम इंटरवल होता है लॉज, मतलब हम लोग 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में, 10 से 20 मिनट के बीच में, 20 से 30 मिनट के बीच में, मतलब एक हमें टाइम का गैप आता है। उसके बीच में हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अगर हम मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूं तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। चलो पहले अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग फिर थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा तो आपको गाइस समझ में आएगा। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अब ये ग्राफ मेरा क्या है, ये रिएक्टेंट वर्सेस टाइम है। क्या ये मेरे पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है। ओके गाइस, अब मैं अगर इस ग्राफ को प्लॉट करूँ तो मतलब जब मेरा इनिशियली 0 टाइम था तो सपोज ये मेरे पास ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था, बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा सॉरी गाइस, जैसे जैसे ये टाइम इंक्रीज होगा ये क्या होगा, ये ग्राफ डिक्रीज होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपना कांस्टेंट आने वाला है। ये मेरे पास किसका ग्राफ हो गया, ये मेरा रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का हो गया। अभी मैं सेम ग्राफ अगर गाइज मैं प्लॉट करूँ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का, किसका ग्राफ, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो इनिशियली जो मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा गाइस, 0 रहेगा। बट जैसे जैसे टाइम मतलब रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे वैसे मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद ये जो होगा ये कांस्टेंट होने वाला है। ओके फाइन। अब मैं इसमें डिस्कस करता हूँ कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सपोज मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ मेरा इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मैंने यहाँ से क्या किया, एक यहाँ से एक टेंजेंट लिया और टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। ओके गाइस, यहाँ पे एक टेंजेंट लिया, टेंजेंट को ड्रॉ किया। ओके, सो यहाँ पे जो एंगल थीटा क्रिएट होगा अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपका स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करूँ तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके गाइस, तो अगर स्लोप को अगर दूसरे टर्म में निकालूँ तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट होगा, तो आप कोई भी 2 कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिया और इस पॉइंट्स को लेके अगर मैं इसको यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे सपोज़ ये मेरा क्वांटिटी 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट हो गया, इस कोऑर्डिनेट को मैं अगर x1, y1 दे दूँ तो इस कोऑर्डिनेट को मैं x2, y2 दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो मुझे यहाँ से भी ये स्लोप मिल सकता है। तो बेसिकली मेरा बोलने का मीनिंग क्या था कि मैं गाइस ये आपको बताना चाहता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। एज अ वर्ड सजेस्टेड कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। ओके गाइस, बाकी सारे जो भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशंस में आपको एक स्मॉल चेंजेस आएगा। जैसे हम वहाँ पे क्या लिख रहे थे, जैसे हमारे पास इन जनरल रिएक्शंस था 3a प्लस बी गिव्स सी, ये रिएक्शन है। अगर मैं इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा था, तो मैं क्या टर्म यूज़ कर रहा था, मैं डेल्टा वर्ड यूज़ कर रहा था, -1/3 डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अगर यही मैं सेम एक्सप्रेशन ये एवरेज के लिए था, ठीक है गाइस। अगर मैं इसी सेम एक्सप्रेशन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए लिखूँ, गाइस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये जो मेरा टर्म है सिर्फ डेल्टा वर्ड किससे चेंज हो जाएगा, डी से चेंज हो जाएगा। डी का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल चेंजेस। ओके गाइस, ओनली दैट्स इट चेंज, सिर्फ आपका जो डेल्टा है वो डी से चेंज हो जाएगा, बाकी ऑल द थिंग्स रिमेनिंग सेम। जो भी जैसा भी हमने कैलकुलेशन किया, जो भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात किया, सेम चीज़ें इसके लिए भी अप्लाई होगा। ओनली डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास डेल्टा की जगह पे डी चेंज हो जाएगा। ओके गाइस,
तो गाइस होप आप लोग का ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग ने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखा, फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखा। गाइस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।